DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार करने का मेन इम्पोर्टेंट एम्स क्या क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर ब्लीडिंग का पेशेंट है तो उसके लिए फर्स्ट एडर के क्या क्या एथिक्स होने चाहिए। बेसिकली ये तो ऑलरेडी आपने इंजुरीज में देखा होगा कि अगर ब्लीडिंग है तो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग मतलब एज ए ट्रेन फर्स्ट एडर आपको 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 मतलब कंट्रोल द ब्लीडिंग को कंट्रोल करो, और दूसरा पॉइंट मतलब प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मुझे डायरेक्ट प्रेशर देना है, वो भाग हृदय के लेवल से ऊपर के स्तर में रखना है या तो एलिवेट। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 मतलब क्लीन द वुंड प्रॉपरली, और दूसरा पॉइंट मतलब बैंडेजिंग। फिर अभी आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैंडेजेस ये देखेंगे, लेकिन सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट एड बॉक्स, राइट। फर्स्ट एड बॉक्स आइडियली कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। मतलब कहीं ऊंचाई पे रखोगे ना तो वो निकालते निकालते बहुत सारा टाइम चला जाएगा, यहाँ पे पेशेंट का ब्लीडिंग वैसे के वैसे चालू रहेगा। तो एकदम आसानी से आपको मिलनी चाहिए। नंबर 2, ये क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स, मतलब प्लस का साइन वहां पे लिखा हुआ चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स करके। ये इसका मतलब है अगर कोई विजिटर्स का आपकी जगह पे आए और उनको अगर फर्स्ट एड अच्छी तरह मालूम है, लेकिन अगर वो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं देख पा रहे तो रख के भी कोई इसका मतलब नहीं है। तो क्लियरली मार्क होने चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ लोकेटेड है, उसका लोकेशन प्रॉपरली मार्क होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि फर्स्ट एड का बॉक्स जो है ये ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कंप्लीटली वॉल ड्राई रहेगी। जरा भी बारिश के सीजन में अगर वॉल अगर मॉइस्ट हो गई सीपेज के कारण, तो हो सकता है अंदर के जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो आइटम्स होते हैं इनको भी फंगस लग सकती है। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम कंप्लीटली इट शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस। तो चौथी बात यह है कि फर्स्ट एड बॉक्स ये कभी उसको लॉक एंड की में नहीं रखते, नहीं तो क्या होगा, किसी के पास की रहती है, उनको मालूम नहीं होता, फिर वो अगर कोई पर्सन ड्यूटी पे या तो जगह पे नहीं मिलेंगे तो ये फर्स्ट एड बॉक्स रख के उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसके लिए उसको की लॉक एंड की में नहीं रखना है। फिर लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब जो भी फर्स्ट एड बॉक्स में आप आइटम रखने वाले हो ये रेडी टू यूज होने बहुत जरूरी है। अगर ये कैसे, मतलब ये इसका जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्स जो हम लोग बैंडेजेस के प्रकार जो देखने वाले हैं उसके उस वक्त में आपको जरूर बताने वाले। पीपीटी स्विच ऑन। नेक्स्ट अभी देखते हैं ये फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन से आइटम्स होने बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कई कंपनी में हम लोग जाते हैं तो वहां पे मैंने देखा कि फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत सारे मेडिसिन भी रखते हैं, लेकिन आइडियली अगर आप देखोगे ना कोई भी मेडिकल या तो टैबलेट की अगर स्ट्रिप देखोगे उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ रहता है इट इज ओनली टू बी प्रिस्क्राइब बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओनली टू बी गिवन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसका मतलब है कि आप कितने भी क्वालिफाइड ट्रेन फर्स्ट एड हो तो भी एक्चुअली बाय लॉ यू शुड नॉट गिव एनी मेडिसिन टू द पेशेंट, राइट। तो इसके लिए मैंने कहा कि फर्स्ट एड बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एड देने लायक के आइटम्स ही रहने चाहिए। कोई पैरासिटामोल, कोई एंटीस्पास्मोडिक, ये वो ऐसे कोई टैबलेट उसमें एक्चुअली नहीं रखते। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या आइटम्स होने जरूरी है। नंबर 1 तो ये सबको आप सब लोग जानते हो, ये इस प्रकार का
एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। डेटॉल, सैवलॉन, ये दोनों प्रकार के अच्छे क्वालिटी के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस अवेलेबल है, राइट। अभी ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कैसे यूज करना है, शायद आपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा होगा। कितना भी आप पानी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी ले लो फॉर क्लीनिंग द वुंड, इसमें डेटॉल या सैवलॉन के ड्रॉप्स ऐड करते जाना जब तक ये पानी दूध जैसे सफेद नहीं होता तब तक। दूध जैसे सफेद पानी हुआ तो दैट इज अ राइट कॉन्सेंट्रेशन टू यूज डेटॉल। तो इसके लिए ये बात जरूरी याद रखना, डायरेक्टली सैवलॉन या डेटॉल का जख्म के ऊपर गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, देखो आजू बाजू की स्किन जल जाएगी। डेटॉल इज ए कॉन्सेंट्रेटेड वन। अगर आप कहोगे कि अरे उसके लेबल के ऊपर सारा कुछ इंफॉर्मेशन दिया होता है, लेकिन ये लेबल अगर पूरी तरह निकल गया होगा तो फिर यही तरीका है आपको याद रखने के लिए। अगर आप बकेट, बहुत बड़ी जख्म है, बकेट भर पानी लेना है तो उसमें डेटॉल के ड्रॉप्स ऐड करते जाओ जब तक ये बकेट वाला पानी दूध जैसे सफेद नहीं होता तब तक। देन इट वुड बी अ राइट कॉन्सेंट्रेशन टू यूज डेटॉल। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब पेयर ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स। ये बहुत 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 जरूरी है। डिस्पोजेबल ग्लव्स आपके बॉक्स में होना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू प्रिवेंट ब्लड बॉर्न पैथोजन का इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है। ब्लड बॉर्न पैथोजेंस के बारे में अगर देखोगे तो मेन हेपेटाइटिस बी और ये हेपेटाइटिस ए, और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट और भयानक मतलब HIV। और इसका प्रादुर्भाव टालने के लिए कभी भी आप गलती से भी ओपन ब्लीडिंग को, ओपन वुंड को पेशेंट के जाके तत्काल मदद करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप कहोगे कि मैं ट्रेन फर्स्ट एडर हूँ तो ये आपकी सारी बातें पेशेंट मान लेगा। मतलब ऐसे केस पे क्या कहोगे, पेशेंट को ही खुद बोलो कि अपने हाथ से जख्म के ऊपर प्रेशर दे दो और एलिवेट करो। जब तक ये ग्लव्स आप नहीं पहनते तब तक के लिए डायरेक्ट हाथ से पेशेंट के ब्लड को गलती से छूना नहीं। देखो भगवान ने हमें स्किन का जो कंप्लीटली प्रोटेक्टिव लेयर दिया है वो तो इतना सुरक्षित है कि जब तक आप ये कंप्लीटली स्किन ब्रीच नहीं है तब तक अगर कोई भी जर्म्स हाथ पे है तो ये अंदर नहीं जाने वाले। लेकिन छोटी सी भी अगर वो जख्म स्किन के ऊपर क्रैक है तो उसमें से बड़े आसानी से ये जर्म्स बॉडी में अपने जा सकते हैं। तो इसके लिए गलती से भी ये काम हमें नहीं करना है। सबसे पहले पेयर ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स वेयर करोगे और फिर जख्म को हम पेशेंट के ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करें। अगर पेयर ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स नहीं मिलेंगे तो क्या कर सकते हो आप, आजू बाजू में अगर प्लास्टिक की अच्छी वाली थैलियां है, प्लास्टिक बैग्स है, तो उसमें आप हाथ डालो और कुछ ना कुछ हाथ को बैरियर होना बहुत जरूरी है। फिर बाद में आती है बात ये गॉस-पीस की। देखो आजकल सभी केमिस्ट के शॉप में, मेडिकल शॉप में ये स्टेराइल गॉस पीसेस अवेलेबल होते हैं। स्टेराइल गॉस पीसेस मतलब पता है आपको, ये बैंडेज जो होता है ना, ये जो बैंडेज जाली वाला कपड़ा है, रोलर बैंडेज जिसको हम कहते हैं, ये रोलर बैंडेज ये पूरी तरह स्टार्च किया हुआ रहता है, कड़क है। लेकिन यही इसी तरह का जाली वाला कपड़ा ये चौकोनी पीसेस में हम लोग काटते हैं और इसको हम स्टरलाइज करते हैं और इसे हम इस प्रकार से हम इन शॉर्ट ये गॉस पीसेस बनाते हैं। ये गॉस पीसेस अलग अलग साइज में अवेलेबल है। जिसकी जख्म बड़ी है तो बड़ा आप साइज का गॉस पीस ले सकते हो। एक बार आपने इसको काट के खोल दिया तो मतलब वापस रीयूजेबल ये नहीं रहता, राइट। तो ये गॉस पीसेस सबसे महत्वपूर्ण है ये अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। फिर छोटा सा कॉटन रोल आप एक छोटा सा रख सकते हो। कॉटन एक्चुअली जख्म के ऊपर ब्लीडिंग बंद करने के लिए गलती से भी यूज नहीं करना, राइट, क्योंकि ये कॉटन के फाइबर्स, थ्रेड्स ये जख्म में चिपक जाएंगे, फिर निकालते समय वापस बहुत मुसीबत होगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो गॉस पीस जो नॉन स्टेराइल गॉस पीसेस है, इसको सिर्फ एब्जॉर्ब करने के लिए ये कॉटन का लेयर बीच में डालेंगे और उसके ऊपर वापस ये जाली वाला कपड़ा, मतलब इमेजिन करो अगर ये जाली वाला कपड़ा है तो इसको फोल्ड करेंगे चौकोनी पीस में और बीच में कॉटन का लेयर डालेंगे
और इसके लिए कॉटन का उपयोग हो सकता है। या तो अगर कहीं किसी को फ्रैक्चर हुआ हो तो मेरे पास अगर लकड़ी की पट्टी है तो ये लकड़ी के पट्टी के ऊपर एक कॉटन का रोल जो है वो अनरोल करके मैं बिछाऊंगी और हाथ के नीचे बड़े अच्छे से सपोर्ट लगाने के लिए ये लकड़ी की पट्टी के ऊपर कॉटन का लेयर मैं बिछाऊंगी और ये स्प्लिंट जो बनेगी ये हाथ टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट दिलाने के लिए बड़े अच्छी काम में आएगी। तीसरी बात जो है ये सिंपल अपना हैंडी प्लास्ट, मतलब ये जॉनसन एंड जॉनसन की जो पट्टियां मिलती है वो भी बड़े काम की चीज है इंस्टेंट एंड टेम्पररी वुंड को कवर करने के लिए, राइट। मतलब छोटी सी इंजुरी है तो फटाक से ये आपको आप लगा सकते हो ताकि वातावरण के जर्म्स, एक बार जख्म खुल गई, स्किन खुल गई तो जर्म्स कैन एंटर इनटू योर बॉडी वेरी इजीली। और सिर्फ अगर सिंपल छोटी इंजुरी को कवर करना है तो उसके लिए ऊपर से हम हैंडी प्लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये ORS के पैकेट्स भी हमने रखे, मतलब अभी तो गर्मी का मौसम यहाँ अपने यहाँ पे तो चालू ही हो गया, राइट। तो ये बहुत काम की चीज है ORS पैकेट्स। मतलब ये ORS पैकेट आप 1 ग्लास भर के पानी में अगर 1 लीटर मतलब पूरा 1 लीटर पानी लेके पूरा इसमें सैशे डाल दो तो अपना रेगुलर ORS मतलब संजीवन जल संजीवनी ये तैयार हो जाएगी। और ऐसे वाले पेशेंट को जहाँ पे डिहाइड्रेशन की बात आती है ऐसे वाले पेशेंट को ये तात्काल जल संजीवनी इसी से हम तैयार कर सकते हैं। फिर रही बात अपनी ये और एक प्रकार की मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आखिर मैं कहूंगी जिसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर बैंडेज, राइट। ये ट्रायंगुलर बैंडेज किस तरह से फोल्ड किया जाता है और ये इसमें रखते हैं उसका भी एक खास टेक्निक है जो हम लोग अभी अभी आपको बताने वाले हैं। फिर लास्ट में ये सिंपल हमने बिटाडिन की ऑइंटमेंट रखे हुए है। अगर कोई छोटी मोटी इंजुरी है तो इसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाने के लिए बिटाडिन ये सबसे अच्छी ट्यूब है, या सोफ्रामाइसिन भी रख सकते हो। लेकिन खाने के लिए, पेट में खाने के लिए कोई इसमें दवा आपको नहीं मिलेगी। अभी देखो ये ड्रेसिंग करने का तरीका कैसे है कि सबसे पहले हम लोग एक मैं आपको बहुत अच्छी फिल्म भी दिखाने वाली हूँ जिसके ऊपर फर्स्ट एडर्स के एथिक्स क्या होने चाहिए सिंपल ब्लीडिंग के इंजुरीज के लिए, वो बहुत अच्छी तरह वो आपको मालूम पड़ेगा। या फिर बाद में और एक लास्ट एंड द बेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आइटम मतलब ये वाला छोटा पॉकेट बुक। ये अपना लाइफलाइन इंस्टीट्यूट हम लोग प्रमोट करते हैं और सारे पार्टिसिपेंट्स को मतलब जो हम एक्चुअली क्लास अटेंड करते हैं फिजिकली तो उन सब लोगों को हम ये छोटा सा पॉकेट बुक दे देते हैं। अब ये छोटा सा पॉकेट बुक मतलब क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो पूरा ट्रेनिंग आपने 1 हफ्ते भर में लिया है, राइट। तो जब तक 1-2 महीना 3 महीना बहुत ताजा रहेगा आपके माइंड में, लेकिन अगर कुछ 6 महीने के बाद या तो 1 साल के बाद ऐसे कोई पेशेंट मिला, मरीज मिला तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप आप भूल सकते हो क्योंकि ये रोज पेशेंट देखना, ये डॉक्टर जैसे काम शायद आप नहीं करोगे। कभी कभार अगर कोई अनयूजुअल पेशेंट आ गया तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन एकदम हैंडी पॉकेट बुक में दी हुई है। यहाँ पे अंदर भी पूरे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें सिर्फ पॉइंट वाइज कवर किए। मतलब सिर्फ अगर आप खोल के देखोगे ना तो पता चलेगा कि ये मरीज को अगर ब्लीडिंग हुआ है तो क्या क्या स्टेप्स कवर करने हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं दी है लेकिन पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या करना चाहिए उस जगह पे वही सिर्फ मैंने ये पॉकेट बुक में दिया हुआ है। तो इट इज लाइक अ फॉर अ रेडी रेफरेंस, राइट। 6 महीने के बाद अगर चीजें नहीं याद आई तो सिर्फ बुक टर्न करो, फाइंड आउट अ पेज एंड जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड यू विल गेट द प्रॉपर, यू कैन गिव अ प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तो इस तरह ये फर्स्ट एड बॉक्स अपनी कंप्लीट होती है। अभी देखते हैं कि ये जो मैंने रोलर बैंडेज और ट्रायंगुलर बैंडेज, ये 2 बैंडेज के, नेक्स्ट प्लीज स्लाइड, ये 2 महत्वपूर्ण बैंडेज के प्रकार है, राइट। लेकिन ये बैंडेज करते क्यों है? बैंडेजिंग का सबसे मेन उद्देश्य नंबर 1 मतलब टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू द वुंड, राइट। दूसरी बात ऐसी है कि जहां पे ये गॉस्पीस का ढक्कन जख्म के ऊपर मैंने लगाया तो ये गॉस्पीस नीचे क्या होगी, मलम आपने लगाया, सोफ्रामाइसिन, बिटाडिन जो लगाया हुआ है, फिर इसके ऊपर मैंने ये गॉस्पीस रखा हुआ है।
इसके ऊपर जब मैं बैंडेज करूंगी तो ये जो गॉस पीस है ये जगह पे रहेगा, कभी ये स्लिप नहीं होगा। इसके ऊपर सिर्फ अगर क्रॉस पट्टी चिकट पट्टी लगा के रखूं मैं तो क्या होगा, ये पेशेंट अगर काम पे जाए तो बहुत सारे हाथ की मूवमेंट होने के कारण ये चिकट पट्टी बार बार निकल आती है और फिर पेशेंट को भी कंटाला आएगा, कितने बार चिपकाओ तो ये निकाल के डस्टबिन में फेंक देगा, वापस जख्म खुली की खुली, फिर ये इतना फर्स्ट एड का अपना प्रिंसिपल जो है ये इट विल गो जस्ट आउट ऑफ द शेप। तो इसके लिए जगह पे ये ड्रेसिंग या तो गॉस पीस रखने के लिए ऊपर से अगर बैंडेज करोगे तो ये सही काम हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट ये है बैंडेजिंग का कि अगर बहुत डीपर इंजुरी है, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो गॉस पीस रखने के बाद जब मैं उसके ऊपर बैंडेज लगाऊंगी तो इट विल एक्ट लाइक अ प्रेशर बैंडेज एंड दैट विल हेल्प इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग फर्दर। तो इसके लिए ये बैंडेज के सिर्फ कवर करना ये एक ही उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य से बैंडेज हमें सीखना है। बैंडेज लगाना हम लोग कहेंगे ये एक बहुत अच्छी आर्ट है, इट्स रियली आर्ट, क्योंकि किसी को अगर बैंडेज लगा के आड़ा टेढ़ा लगाओगे ना तो पेशेंट को भी ठीक नहीं लगेगा, दिखने में भी सही दिखता नहीं है और डॉक्टर्स हम लोग तो तुरंत पहचान सकते हैं कि ये नया फर्स्ट एडर है या अच्छे से स्किलफुल फर्स्ट एडर है। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि बैंडेजिंग इज रियली एन आर्ट। जितना अच्छा बैंडेज लगाओगे तो पेशेंट को भी ये सही लगता है, दूसरे आदमी को भी समझ में आता है कि यस दिस पेशेंट वाज इन प्रॉपर फर्स्ट एडर्स हैंड, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मैडम अब माधवी मैडम को मैं इनवाइट करूंगी अलग अलग टाइप के बैंडेजेस दिखाने के लिए। ये जो सबसे पहला बैंडेज हम लोग देखने वाले हैं इसको कहते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। आई होप यू माइट हैव सीन इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा बैंडेज है। अभी ये बैंडेज बनाते सिंपल मसलिन क्लॉथ है। अगर आप 1 मीटर बाय 1 मीटर का मसलिन क्लॉथ लेते हो और उसको डायगोनली कट करोगे तो 2 ट्रायंगल्स आपको मिलते हैं, राइट। तो एक बाय 1 मीटर का मसलिन क्लॉथ में आपको 2 ट्रायंगुलर बैंडेज मिलेंगे। अभी ये ट्रायंगुलर बैंडेज आप कितना भी अच्छे से फोल्ड करके ये फर्स्ट एड बॉक्स में रखोगे तो हम लोग कहेंगे ये रेडी टू यूज नहीं होंगे। उसको एक ठराविक पद्धति से ही फोल्ड करना बहुत जरूरी है। अभी कैसे फोल्ड करते हैं देखो, ये ट्रायंगुलर बैंडेज उसका नाम भी शेप से ही दिया गया है, इट इज एग्जैक्टली अ ट्रायंगल, राइट। ये ट्रायंगल का अपेक्स है और ये ब्रॉड बेस है। उसको एक दूसरा नाम है, नेक्स्ट प्लीज, उसको दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं मल्टीपर्पस बैंडेज। मल्टीपर्पस क्यों हम लोग कहेंगे, अगर कोई पेशेंट की हाथ की हड्डी टूटी है, पांव की हड्डी टूटी है तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम में आएगी, राइट। अगर किसी को सिंपल एकदम उंगली पे छोटा सा हल्का सा बट डीपर कट है, बहुत डीप कट है, और फिर ऐसे जगह पे अगर ये बैंडेज इतना बड़ा बैंडेज है तो मैं इसके ऊपर अगर बांध लू ना तो दिस विल एक्ट लाइक, कितनी भी डीपर हो लेकिन इतना बैंडेज टाई किया है तो इट विल गिव अ गुड प्रेशर ओवर डीपर इंजुरीज एंड दैट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग। इसका मतलब है ये ट्रायंगुलर बैंडेज आप फ्रैक्चर के केस में भी यूज कर सकते हो और ब्लीडिंग के केस में भी यूज कर सकते हो। इसके लिए हम लोग इसको कहते हैं मल्टीपर्पस बैंडेज। अभी देखो इसका ये अपेक्स है और ये बेस है, तो अभी कैसे किस तरह से फोल्ड करके आपको ये फर्स्ट एड बॉक्स में रखना है वो मैं बताने वाली हूँ। जो अपेक्स है ना ये आपके बॉडी के अवे फ्रॉम, यू हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम योर बॉडी एंड द बेस यू आर गोइंग टू कीप इट नियर टू योर बॉडी। इस तरह से ये कुछ इस तरह, ये पूरा ट्रायंगल बन गया, राइट। अभी ये अपेक्स जो है ये मैं हाथ में लेके बिल्कुल उसको पहला फोल्ड बनाऊंगी, ये बेस तक आएगा, राइट। ये पहला वाला फोल्ड हुआ, ओके। फिर दूसरा फोल्ड वापस उसी को लेके मैं वापस बेस तक आऊंगी, ये दूसरा फोल्ड हुआ, ओके। फिर वापस एक और फोल्ड बनाऊंगी, तीसरा फोल्ड। अभी देखो पेपर डोसा जैसे हुआ है, राइट। फिर दोनों साइड से जो कोने हैं ये बिल्कुल हाफ हाफ सेंटर तक आएंगे, ये इस तरह,
ये एक फोल्ड राइट हैंड साइड का हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड का हुआ। ओके, फिर वापस 1/4 उसको फोल्ड करके सेंटर पे आना है, ये एक हुआ, फिर ये वापस 1/4 हुआ। अभी जाके दोनों कॉर्नर्स मतलब दोनों कोने इकट्ठे ज्वाइन करने हैं। ये इसी तरह ये बेस्ट फोल्ड रहेगा आपके फर्स्ट एड बॉक्स में रखने के लिए, क्योंकि ये पेशेंट अगर किसी भी प्रकार का पेशेंट आ जाए तो दिस बैंडेज इज एब्सोल्युटली रेडी टू यूज, अगर इस प्रकार रखोगे तो, राइट। एंड दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ फोल्डिंग एंड कीपिंग इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, अभी माधवी मैडम को मैं इनवाइट करूंगी ताकि ये अलग अलग टाइप के बैंडेजेस आपको दिखाएंगे। सबसे पहला वाला जो बैंडेज है, नेक्स्ट, हाँ आया ना, कफ एंड कॉलर वगैरह ना, बरोबर है। सबसे पहला वाला जो बैंडेज है वो हम देखेंगे कफ एंड कॉलर बैंडेज। ओके, कफ एंड कॉलर बैंडेज। अभी कैसे क्यों लगाते हैं, किस प्रकार के फ्रैक्चर के लिए लगाते हैं, मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगी और मैडम आपको टाई करके दिखाने वाले। ठीक है, अभी देखो, अगर ये जो पेशेंट है इसका अगर कॉलर बोन टूट गया, देखो आप फील कर सकते हो अपने बॉडी पे, यहाँ पे जो दो कॉलर बोन्स है राइट एंड लेफ्ट साइड, ये जो कॉलर बोन है ये अगर टूट गया, अभी ये टूटता कैसे है, अगर ये कोई पर्सन बस में चल रहा है लेकिन बस छूट गया अचानक से, तो ही वॉज नॉट एबल टू बैलेंस हिज ओन बॉडी, तो क्या हो जाएगा, जैसे जमीन पे गिरेंगे ना तो ये हाथ बिल्कुल इस तरह हम लोग गिरते हैं, राइट। अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए ये आउटस्ट्रेच हैंड बाहर निकल आता है और पूरा पूरा बॉडी का वजन एक ही हाथ पे आता है, और इसकी वजह से ये कॉलर बोन टूटने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। अभी अगर हड्डी टूटी है तो 4 महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देंगे। नंबर 1, अति वेदना, वहां पे सूजन आना, फिर वो भाग का आकार बदली होना, और फिर सूजन आने के कारण ऑब्वियसली आकार, यहाँ पे अगर बेंडा निकला है तो आकार नेचुरली बदली होने वाला है, और लास्ट मतलब वो भाग की हलचल पूरी तरह बंद हो जाती है। अभी देखिए कि ये इस जगह पे मैडम ने ऑलरेडी आपको इंजरीज के समय बताए थे कि अगर यहाँ की कहीं के भी अगर हड्डी टूटी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको ताबड़तोड़ वहां पे आपको सपोर्ट दिलाना है। मतलब लकड़ी की पट्टी हो, छाता हो, या तो आपके पास पाइप हो, जो भी आपको स्टिफ मटेरियल है उसी से, या अगर आपने पॉकेट में कंघी रखी है, आइसक्रीम की कैंडी स्टिक है, सारी चीजें बहुत एक्सीलेंटली आप यूज कर सकते हो टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट देने के लिए। अभी सपोर्ट देना किस लिए है, सपोर्ट दोगे तो ये टूटी हुई हड्डी की हलचल रुक जाती है। टूटी हुई हड्डी की हलचल रुक जाएगी, पेशेंट को वेदना से राहत मिलेगी और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, इमोबिलाइज करना। फ्रैक्चर है तो इमोबिलाइज करना। अभी देखो ये एकदम सिंपल आप कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड करो। ये चौकोनी या तो रेक्टेंगुलर लकड़ी का टेबल है, राइट। अगर ये लकड़ी के टेबल का एक पांव टूट गया तो बाजू में से अगर एक मैं लकड़ी की पट्टी ठोक दूं तो ये टेबल टेम्पोररी टाइम यहाँ पे खड़ा रह सकता है। और वही कंसेप्ट हम लोग टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट दिला के जगह पे सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने उसको हेल्प की, सपोर्ट दिया, और फिर मैं जब ये पेशेंट को स्प्लिंट लगा के हॉस्पिटलाइज करूंगी तो फ्रैक्चर है या नहीं है ये कैसे कंफर्म करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सरे के ऊपर ये इंजरी को हम कंफर्म करेंगे, फ्रैक्चर को कंफर्म करेंगे। अगर फ्रैक्चर है तो डॉक्टर्स हम लोग क्या लगाते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर लगाते हैं। देखो प्लास्टर का टूटी हुई हड्डी पे डायरेक्टली कोई भी कुछ भी असर नहीं होता। इनफैक्ट ये प्लास्टर एकदम कड़क हो जाता है एंड इट गिव्स अ गुड सपोर्ट व्हिच यू हैव ऑलरेडी गिवन एट द साइड ऑफ एक्सीडेंट बाय गिविंग अ सिंपल लकड़ी की पट्टी का सपोर्ट अपने जगह पे दे दिया है, राइट। इतना महत्वपूर्ण काम ये फर्स्ट एडर कर रहा है। मतलब हम लोग तो कहेंगे ना कि अगर ऐसे वाले पेशेंट को तात्काल अगर फर्स्ट एडर जगह पे मिल जाए तो ये फर्स्ट एडर डॉक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 1 किलोमीटर दूरी पे है, राइट। क्योंकि वो ये फर्स्ट एडर ने तात्काल जगह पे सिंपल ये वाली फर्स्ट एड बॉक्स यूज करके जगह पे पेशेंट को कंफर्ट दिया है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम किए हैं।
राइट। अभी देखते हैं सुधम, अभी देखते हैं यहाँ पे अगर कॉलर बोन टूटा है, प्लीज कम नाउ, कॉलर बोन टूटा है तो इस जगह पे कोई लकड़ी की पट्टी आप लगा सकते हो? इट इज रियली नॉट पॉसिबल, राइट। यहाँ पे कैसे लकड़ी की पट्टी लगा दो? तो मुझे एक्चुअली वहां पे क्या करना होगा, ये अगर पेशेंट का हाथ इसी तरह हिलाओ तो इनडायरेक्टली ये पेशेंट को यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, ओके, क्योंकि यहाँ की हड्डी तो टूट गई है। तो मुझे क्या करना है, ये पेशेंट को मैं कहूंगी ये हाथ को अपोजिट शोल्डर पे लेके आओ और दूसरे हाथ से, खुद के हाथ से यहाँ पे इस तरह सपोर्ट दिला दो। इसमें क्या आप देख रहे हो, ये हाथ को मैंने इनडायरेक्टली चेस्ट का सपोर्ट लिया है, राइट। अभी इस पोजीशन में मुझे ये इसको ट्रायंगुलर बैंडेज से टाई करना है, क्योंकि ये पेशेंट ऐसे हाथ लेके कितने देर तक रहेगा, राइट। तो इसके लिए मैडम अभी आपको बताएंगे कि कफ एंड कॉलर बैंडेज, क्योंकि हाथ मुझे इधर ही सपोर्ट करके रखना है। अभी देखते हैं कैसे लगाए थे। ये जो फोल्डिंग तैयार है इसी प्रकार आपके फर्स्ट एड बॉक्स में तैयार रहेगी ये फोल्डिंग। आप इस प्रकार ये तैयार वाले फर्स्ट एड बॉक्स से ले सकते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। देन आपको टाई करनी है, सिंपल एक स्लिंग बनानी है। ये जो आपका तैयार है फोल्डिंग, इस प्रकार आप यहाँ लगाओगे सिंपल नॉट, और देन हमें गले में इस प्रकार टाई करना है। आप देख सकते हो कि जैसे ये सपोर्ट भी निकालते हैं तो इस हाथ की हलचल हो जाएगी, ओके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर दूसरा कुछ बैंडेज है या दुपट्टा है, स्कार्फ है, तो उसका हम लोग यूज करके नेक्स्ट और एक अराउंड द चेस्ट हम लोग ये बैंडेज इस प्रकार टाई कर सकेंगे। तो आप देख रहे हो कि पूरी तरह हमने इस हाथ की हलचल बंद की है। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, ये सिंपल है, इस प्रकार हम लोग ने ये नॉट लगाई है, गले में लटकाया है, लेकिन इस हाथ की जो हलचल होती है तो पूरी तरह बंद करने के लिए ये मैंने ये अराउंड द चेस्ट इस तरह हम लोग ने टाई कर दिया। तो इसका नाम है कफ एंड कॉलर बैंडेज, कफ एंड द कॉलर, ओके। सो इस बैंडेज का नाम ही इस प्रकार है कि कफ एंड कॉलर बैंडेज। अभी देखो, अगर ये आपने एडिशनल स्ट्राइप अगर लगाया है, राइट, तो हम लोग इस ये वाले बैंडेज जैसे टाई किया ना, इसको कहेंगे क्वालिटी फर्स्ट एडर दिया हुआ है। अगर आप सिंपल ये नॉट लगाओगे तो हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी फर्स्ट एडर है। मतलब कैसे फर्क होगा देखो, ऑर्डिनरी फर्स्ट एडर में और क्वालिटी फर्स्ट एडर में। क्वालिटी फर्स्ट एडर ने और एक बैंडेज रैपअप किया है ताकि ये हाथ की हलचल बिल्कुल नहीं हो सकती, राइट। अभी ये तो हुई सारी बातें जहां पे आपके पास में ये ट्रायंगुलर बैंडेज एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप इसके बदले दुपट्टा, अपने शूज की लेस या तो स्कार्फ आपके हाथ में हो, ये सारी चीजों का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, राइट, तो भी भगवान ने दी हुई ये फर्स्ट एड बॉक्स जो है, इसका आपको इस्तेमाल करने के लिए आना बहुत जरूरी है। अभी देखो, ये पेशेंट ने, अगर समझे ना, ये अच्छे से शर्ट वगैरह पहना है और ये पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये इसकी कॉलर बोन टूटी हुई है। तो ऐसे पेशेंट को मेरे हाथ में अगर कुछ भी अवेलेबल ना हो तो मैं ये वाली फर्स्ट एड बॉक्स यूज करूंगी, मतलब इनके कफ का बटन सीधा कॉलर के बटन को लगाऊंगी। अगर आप इतना भी जगह पे कर सकते हो ना, तो हम लोग कहेंगे आपने बहुत अच्छा काम किया पेशेंट के लिए। अभी देखो कैसे होगा, ये मैडम ने कफ का बटन निकाला है और सिर्फ ये कॉलर के हाथ को सिर्फ लगा के टक करेंगे। यस, अभी देखो इतना भी हुआ ना, ऐसा हाथ, अभी देखो इतना यहाँ पे कॉलर बोन टक किया हुआ है, कॉलर बटन टक किया हुआ है, मतलब इतना भी करोगे तो भी हम कहेंगे बहुत अच्छा आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करके ये पेशेंट को जगह पे मदद के। मतलब इसके बाद आपके सामने एक भी ऐसे सिनेरियो नहीं आएगा
कि मेरे हाथ में अगर ये कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स के आइटम्स नहीं है ना, तो कुछ भी आइटम्स अवेलेबल है, तो ये पेशेंट को फर्स्ट एड कैसे दी, तो ये बात ही नहीं होगी। यहाँ पे आपको ये वाली फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल जरूर करना है। ठीक, अभी नेक्स्ट बैंडेज देखेंगे। स्लिंग बैंडेज। शर्ट में लग सकता है। स्लिंग बैंडेज हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर सपोज हाथ में, मैडम ने जैसे आपको एक्सप्लेन की कि यहाँ पर अगर हाथ की हड्डी टूटी है तो इस हाथ को हम लोग कैसे रखेंगे, झोली में डाल के रख देंगे। ओके, सो तुरंत एज अ फर्स्ट एड करके झोली हम लोग किस प्रकार इस ट्रायंगुलर बैंडेज की बना सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। जैसे अभी अभी मैडम ने एक्सप्लेन किया इसी प्रकार, ये तो मैंने हाथ में पकड़ा अपेक्स वाला पोर्शन, नीचे जो है ये बेस है, तो जो भी हाथ फ्रैक्चर है उस हाथ के नीचे ये अपेक्स वाला पोर्शन चला जाएगा। तो इस प्रकार मैं रखूंगी, बिल्कुल इस प्रकार पेशेंट की हाथ की पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आपने इस हाथ को सपोर्ट दिया हुआ है, आधार फली लगाई हुई है। इस प्रकार ट्रायंगुलर बैंडेज रखने के बाद आपको ये बैंडेज को ऊपर लेते हुए आपको झोली में हाथ डालना है इस प्रकार। फिर पीछे से आपको ठीक प्रकार पोजीशन बनाते हुए आपको डबल नॉट लगानी है। ये नॉट होने के बाद जो हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन का ये जो अपेक्स था, ये पोर्शन, उसको इस प्रकार हम लोग सपोर्ट के तौर पे टाई कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से ये हाथ को सपोर्ट भी हो जाता है और इस प्रकार आपकी ये झोली बन जाती है। चलो ये तो हो गई बात, चलो झोली की, झोली मैंने बना दी इसमें। लेकिन अगर मेरे पास ये ट्रायंगुलर बैंडेज रास्ते पे अवेलेबल है ही नहीं, ना दूसरा कोई सोर्स अवेलेबल है जिससे मैं पेशेंट के लिए इस प्रकार की स्लिंग बना सकती हूँ, तो भी मैं कहूंगी ये वाली जो अपनी फर्स्ट एड बॉक्स है इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी रहेगा, राइट। अभी इसी प्रकार की हम, अगर उन्होंने शर्ट पहना है तो शर्ट की इतनी फटाफट और फैंटास्टिक झोली बना के दिखाऊंगी, आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करोगे उसको। देखो कैसे बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार आपको हाथ की पोजीशन रखनी है, क्योंकि ये हाथ के लिए हमने कहा है कि फ्रैक्चर है। ओके, सबसे पहले सपोर्ट वगैरह लगाए हैं। जैसे इन्होंने ये शर्ट पहना है तो नीचे वाले जो बटन्स है ये आपको निकालने हैं। ओके, और ये हाथ, ये जो शर्ट का जो एक साइड है तो आपको हाथ में इस प्रकार रखना है। और फिर यहाँ जो बटन होता है उसके सहारे आपको इसको लगा देना है। तो ये इस प्रकार आपकी झोली बन जाएगी। देखो कितनी अच्छी झोली बन गई है। ओके, तो अगर आपके हाथ में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, ना ही ट्रायंगुलर बैंडेज है जैसे मैडम ने अभी बताया, तो इस प्रकार अगर शर्ट वेयर किया हुआ है पेशेंट ने तो हम लोग इस प्रकार अच्छे से झोली बना सकते हैं। ओके, दोनों बटन। दूसरी एक बात है कि जैसे इन्होंने शर्ट वेयर किया हुआ है, अगर हाथ में फ्रैक्चर है तो हम लोग और एक चीज कर सकते हैं। जैसे अपने हाथ में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है फर्स्ट एड देने के लिए, तो सिर्फ आपको यही काम करना है कि एक शर्ट का बटन निकाल के ये हाथ आपको इस प्रकार रखने हैं, ताकि खुद पेशेंट भी ये काम कर सकते हैं और इस प्रकार सपोर्ट देते हुए पेशेंट एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो इस प्रकार बटन निकालते हुए हम लोग ने सिर्फ क्या किया है, दूसरे हाथ को इसमें सपोर्ट के तौर पे रखा हुआ है।
ओके, तो ये एक काम हो सकता है एज इट इज जोली जैसे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसे कि हेड बैंडेज। अगर सर पे कहीं पर अगर घाव है तो आपको सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग ब्लीडिंग को बंद कर देते हैं। फिर जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर वहां पर ड्रेसिंग कर देते, ओके। लेकिन बालों में से जो भी डॉक्टर्स ड्रेसिंग करते हैं वो कभी कभार फिसल जाते हैं। तो उस जो ड्रेसिंग जो डॉक्टर करते हैं उसके ऊपर ही आप इसी प्रकार ट्रायंगुलर बैंडेज लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरे हाथ में बेस पकड़ा हुआ है, ओके, और नीचे जो है ये कोना यानी शिरोकोन है। ये जो अपेक्स इसका पोर्शन है, बेस का जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लूंगी ताकि जो हम लोग कट करते हैं रखने के लिए इजी होता है। और रखना कहाँ है, बिल्कुल आईब्रो लेवल पे, दो साइड पे इस प्रकार आपको हाथ में पकड़ लेना है, ओके। उसके बाद आपको ये जो दोनों कॉर्नर्स को ट्विस्ट करना है सिर्फ, यानी लेफ्ट वाले राइट और राइट वाले लेफ्ट। और सिर्फ यहाँ पे आपको कोई नॉट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बेस पे बिल्कुल आ जाएगा। और नीचे जो टेल दिख रही है ये है अपेक्स वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे लेते हुए यहाँ पर हम लोग बिल्कुल नॉट लगा सकते हैं, टाइट। इस प्रकार। और फिर ये वाला पोर्शन पीछे जो अपना अपेक्स वाला पोर्शन है इसके साथ हम लोग टाई कर सकते हैं इस प्रकार ऊपर, ताकि आपका बैंडेज पूरी तरह निकलेगा नहीं। इस बैंडेज का नाम है हेड बैंडेज, ओके। ताकि इस प्रकार हम लोग जब ये बैंडेज लगाते हैं तो जो भी घाव है, जो भी इंजुरी है, ये इंटैक्ट रहने के लिए मदद मिलती है, अच्छे से प्रेशर भी मिलता है ताकि अगर ब्लीडिंग वगैरह हो तो इस प्रकार आप ये हेड बैंडेज टाई कर सकते हैं। इस प्रकार एक ही ट्रायंगुलर बैंडेज में हम पूरा सर को कवर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जैसे कि जॉ बैंडेज। जैसे मैडम ने आपको फोल्डिंग बताई थी पूरी तरह, इसी प्रकार हम लोग फोल्डिंग ये बना लेंगे। जॉ बैंडेज के लिए बिल्कुल आपको ये नैरो पट्टी जैसा पोर्शन बनाना है और बिल्कुल ये सेंटर में रखना है। जॉ बैंडेज कब लगाते हैं आपको पता है, अगर कुछ खेलते वक्त वगैरह ग्राउंड पे अगर जॉ को फ्रैक्चर हुआ है, नीचे का लोअर जॉ हो या अपर जॉ, तो यहाँ पर मैडम ने जैसे आपको बताया कि जहाँ पर फ्रैक्चर की बात आती है तो हर जगह पे हम लोग सपोर्ट लगाते हैं। लेकिन जॉ जैसे ऐसी जगह है कि जहाँ हम लोग कुछ भी सपोर्ट नहीं लगा सकते। तो जैसे कि लोअर जॉ अगर फ्रैक्चर हुआ तो अपर जॉ एक्ट करेगा एज अ स्प्लिन, अगर अपर जॉ को लगा है तो लोअर जॉ एक्ट करेगा एज अ स्प्लिन। जैसे हम लोग ने कॉलर बोन के वक्त भी बताया कि कॉलर बोन एक ऐसी जगह है जहां हम लोग कुछ सेपरेटली अलग से स्प्लिन नहीं लगा सकते, बराबर है। तो यहाँ अपनी ओन चेस्ट एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों को मिला के हम लोग ये जॉ बैंडेज टाई कर रहे हैं। जैसे कि ये मैंने पकड़ा हुआ जो ये है ट्रायंगुलर बैंडेज मेरे हाथ में, बिल्कुल मैं रखूंगी एग्जैक्टली सेंटर पे। जैसे बहुत ही दूर आपको पकड़ना नहीं है, जैसे करते 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 बराबर एकदम कान के ऊपर एक जगह पे कहीं भी आपको एक हाथ को रखना है। दूसरी साइड से आपको ऊपर से आते हुए यहाँ पर आने के बाद आपको बिल्कुल टर्न करते ले जाना है, टर्न करते लेना है, ओके ना, नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं। फिर टर्न करते हुए एक आगे से और एक पीछे से आया हुआ पोर्शन है, दूसरी साइड जाके आपको यहाँ पर टाइट ये नॉट आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार ये जब बैंडेज आप लगाओगे तो लोअर जॉ या अपर जॉ जो भी फ्रैक्चर है तो अच्छी तरह से उसको सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं। तो इस बैंडेज का नाम ही है
जॉ बैंडेज। या अनिल कुंबले को जैसे भी प्ले ग्राउंड के ऊपर खेलते वक्त जैसे एक बार इस प्रकार का जॉ फ्रैक्चर हुआ था, तब इस प्रकार ही बैंडेज उन्होंने ट्राई किया था कि फर्स्ट एड है तो तुरंत ग्राउंड पे हम लोग इस प्रकार ही जॉ को बैंडेज लगाते हुए पेशेंट को हम कैरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग और एक बैंडेज देखेंगे इस ट्रायंगुलर बैंडेज के साथ, वो है चेस्ट बैंडेज। यानी एक ही ट्रायंगुलर बैंडेज में चेस्ट एंड एब्डोमेन कहीं पर भी अगर इंजरी है तो हम लोग ये कवर कर सकते हैं। जैसे कि ट्रायंगुलर बैंडेज है, कहीं पर भी आप रख सकते हो, एक लेफ्ट साइड या राइट साइड पे। अंदर से आपकी जो भी इंजरी है वो रहेगी। जैसे दिखाने के लिए मैंने अभी ऊपर से शर्ट के ऊपर से टाई करके मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअली इंजरी अंदर है, अंदर गॉज वगैरह रहेगी, ड्रेसिंग रहेगा, उसके ऊपर आपका ये ट्रायंगुलर बैंडेज आ जाएगा। पीछे से मैंने ये अपेक्स वाला पोर्शन रखा है, उसकी साइड में क्या करूंगी, सिंपल से ये नॉट लगाऊंगी और इसका जो भी पोर्शन है वो अपेक्स के साथ हम लोग टाई कर सकते हैं। तो एक ही ट्रायंगुलर बैंडेज में ये चेस्ट एंड द एब्डोमेन ये दोनों कवर हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर से आप जो भी आपको कपड़े डालने हैं, वेयर करने, वो अच्छे से आप वेयर कर सकते हैं और आपकी जो भी इंजरी है, जो भी उसका जो ड्रेसिंग है वो इंटैक्ट रहने में हेल्प हो जाएगी। तो इस प्रकार चेस्ट एंड एब्डोमेन कवर करने के लिए ये ब्रॉड बैंडेज करके हम लोग इस ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल इस प्रकार कर सकते हैं। अभी देखो ये ट्रायंगुलर बैंडेज अगर मतलब नहीं, आपने मतलब आप सोच के देखो ना कि अगर ये पेशेंट को चेस्ट और एब्डोमेन पे इंजरी है और अगर आपके पास इतने ऐसे इस प्रकार के रोलर बैंडेज है, उसके ऊपर ये पेशेंट बहुत ही मोटा है, तो कितने सारे बैंडेज लगेंगे इसको पूरी तरह रैप अप करने के लिए। एक कम से कम 1-2 डजन तो बैंडेज लगेंगे और साथ ही साथ में इसको रैप करते करते टाइम कितना चला जाएगा। इट इज ऑलवेज बेटर कि ये ट्रायंगुलर बैंडेज आप 1 मिनट के अंदर पूरे चेस्ट और एब्डोमेन को कवर करा सकते हो। तो इसके लिए ये इसके ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा भरोसा है। एक ट्रायंगुलर बैंडेज इट शुड बी डेफिनेटली प्रेजेंट इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। अभी देखते हैं सिंपल रोलर बैंडेज के अलग अलग टाइप्स। अभी हम लोग जैसे कि मैडम ने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि ये रोलर बैंडेज अपने फर्स्ट एड बॉक्स में होना बहुत ही जरूरी है। तो ये रोलर बैंडेज के डिफरेंट टाइप्स हम लोग अभी देखेंगे कि किस प्रकार ये हमें टाई करने हैं। जैसे छोटी अगर इंजरी है तो उसके लिए किस प्रकार ये हमें लगाना है। एक्चुअली ये जो रोलर बैंडेज होते हैं वो अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं मेडिकल शॉप में। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस प्रकार ये बैंडेज आप ले सकते हो। ओके, दूसरी चीज है ये बैंडेज थोड़ा टाइट होता है, स्टार्च होती है। पूरी तरह इस बैंडेज को आपको खोलना नहीं है। अगर ये बैंडेज आप पूरी तरह खोलोगे तो आप ये टाई नहीं कर पाओगे। अगर आपके हाथ से बाय मिस्टेकली ड्रेसिंग करते हुए पेशेंट को अगर ये गिर जाते हैं बैंडेज, तो दोबारा उठा के आप किसी भी इंजरी के ऊपर आप ये नहीं लगा पाओगे। ओके, ये निर्जंतु किया हुआ होता है। तो जैसे कि आपके जैसे आप इंजरी के ऊपर लगा रहे हो, तो इसी प्रकार हाथ में टाइटली पकड़ के आपको ड्रेसिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर इंजरी हाथ में अगर उंगली में अगर इंजरी कुछ है तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग ब्लीडिंग को बंद करते हैं, तो डायरेक्ट प्रेशर देते हैं, एलिवेट करते हैं और पूरी तरह खून का बहना हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद जैसे मैडम ने बताया था इंजरी डीप है तो ही हम लोग ड्रेसिंग कर लेते हैं। तो सिर्फ हम लोग डायरेक्टली ये रोलर बैंडेज उसके ऊपर नहीं लगाते, उसके ऊपर हम लोग गॉज लगाते हैं, जो कि इसमें ही जाली वाला क्लॉथ होता है बट सॉफ्ट होता है। तो ये लगाने के बाद ऊपर से हम लोग इसके ऊपर ड्रेसिंग कर लेते हैं। आपने कई बार देखा है कि अगर ये रोलर बैंडेज
अगर सिर्फ हम लोग उंगली के ऊपर लगाते हैं और एक 2-4 घंटे का टाइम वक्त चला जाता है, जैसे हम लोग कुछ उंगलियों की हलचल करते, कुछ काम करते, तो ये बैंडेज कभी कभार पूरी तरह निकल जाता है। तो इसके लिए थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार इस बैंडेज को आपको टाई करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग उंगली को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अगर उंगली को लगाए तो जैसे मैं बता रही हूँ अभी इस प्रकार लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब आप ये बैंडेज लगाओगे तब नेल्स ऑलवेज ओपन रखते हैं हम लोग। नेल्स ऑलवेज ओपन क्यों रखते हैं जब ये बैंडेज लगाते हैं, कि जैसे कि ये बैंडेज बहुत ही टाइट हुआ, स्वेलिंग वगैरह आई, सूजन आई, उसके कारण अगर ये बैंडेज टाइट हुआ तो आपको पता है कि नेल्स का जो कलर है ये ब्लूइश ब्लैकिश हो जाता है, तो तुरंत आपको इस बैंडेज को निकालना है, क्योंकि सर्कुलेशन हमें स्टॉप नहीं करना है। तो इसीलिए नेल्स हमें ऑलवेज ओपन रखते हैं ये बैंडेज करते वक्त। बट अगर बाय मिस्टेकली कभी कोई इंजुरी हुई और नेल को ही अगर लगा है तो ये नेल को भी ऊपर हमें कवर करना है, यानी कैप डालनी है। तो एक ही ट्रायंगुलर बैंडेज में मैं दोनों भी टाइप में आपको बताऊंगी। एक तो है सिंपल, ये है क्योंकि आपको कट इंजुरी है, और सेकंड है ताकि नेल को लगा हुआ है। तो ये दोनों इंजुरीज को मैं एक ही रोलर बैंडेज में आपको कवर करूंगी। सबसे पहली बेस बनाना है, यानी यहाँ से एंकरिंग टर्न्स आपको लेने हैं, डायरेक्टली आपको उंगली की तरफ जाना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे जैसे कि बेस की तरफ। आपको मैंने बताया इस प्रकार आप पूरी तरह बैंडेज खोलोगे नहीं, सबसे पहले बेस बना रही हूँ। बेस बनाते हुए आपको जाना है, ये वाली मैंने फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट वाली उंगली ली है, वहां गॉज रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं ये रोलर बैंडेज लगा रही हूँ। ज्यादा कस के भी आपको ये बैंडेज लगाना नहीं, बहुत ही टू टाइट नहीं होना चाहिए, पूरी तरह कवर करना है, ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। ये कवर करते हुए आपको दोबारा लौट के आना है जहां आपका बेस है। तो वहां आने के बाद आपकी उंगली रखते हुए आपको यहाँ पर कवर करना है, यानी टाइटली बैठ जाएगी। यानी सिंपल अगर उंगली है तो आपका ड्रेसिंग इस प्रकार दिखाई देगा। ओके, यानी सिंपल ये अगर उंगली को कट है, लेकिन बेस हमने यहाँ पर बनाया है और फिर उंगली को कवर किया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये लास्ट वाली इनकी उंगली है, उसको नेल को अगर लगाए तो मैं किस प्रकार इस नेल्स को कवर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आपको बेस ही बनाना है जैसे, और फिर हमें जाना है लास्ट वाली उंगली की तरफ जहां मैंने बताया कि उनके नेल को लगा हुआ है। तो हमें इसी प्रकार कवर करते करते जो नेल डैमेज है उसकी तरफ जाना है। यहाँ नेल को कवर करने के लिए मैंने बताया आपको कि उसको ऊपर कैप डालनी है। तो ये कैप डालने के लिए आपको क्या करना है, इस बैंडेज को छोड़ना है, आगे और पीछे से इस प्रकार उस नेल को कवर करना है, फिर ठीक से पकड़ते हुए पूरी तरह कैप डालते हुए इसके ऊपर से आपको इस बैंडेज को कवर करना है। फिर धीरे 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 आपको कवर करते हुए जहां आपका बेस है वहां पर आपको लौट के आना है। मैंने एक ही रोलर बैंडेज में आपको ये बताए दोनों भी कैसे कवर करते। अगर जब भी आपको इंजुरी है, सिर्फ सिंपल अगर कट इंजुरी है तो इसी प्रकार आएगा, अगर सिर्फ नेल को लगा है तो इसी प्रकार आएंगे, लेकिन बेस तो आपका बनेगा ही। लास्टली आपको पता है कि जैसे हम लोग यहाँ से कट करते हैं और फिर यहाँ पे नॉट लगाते, फिलहाल मैंने कोई भी नॉट नहीं लगाई है, तो आपका बैंडेज इस प्रकार दिखाई देगा। जैसे कि सिंपल कट इंजुरी है तो इस प्रकार है, और अगर नेल को लगा है तो इस प्रकार आपको नेल को कवर करना है, लेकिन बेस तो आपका यहाँ पर बनेगा। तो इस बैंडेज रोलर बैंडेज को इस प्रकार हम लोग टाई कर सकते हैं। इस बैंडेज का और एक ये है, जैसे मैंने कहा कि मैं अलग से बताऊंगी, ये बैंडेज को आप देख सकते हो कि अगर आप खींचोगे तो भी ये बैंडेज निकलेगा नहीं, क्योंकि आपने बेस यहाँ पर बनाया हुआ है। ओके, अगर जैसे मैंने बताया कि आमतौर पे आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, जो ड्रेसिंग होता है सिर्फ अगर फिंगर को, तो क्या होता है कि सिर्फ अगर उंगली को अगर बैंडेज किया जाता है तो जैसे खींचते हैं तो कभी कभार मैंने कहा 4-5 घंटे के बाद ये बैंडेज पूरा अक्खा निकल जाता है, लेकिन ये बैंडेज आपका निकलेगा नहीं। इस प्रकार ये अलग से थोड़ा मैंने आपको बता दी।
सेकेंड बैंडेज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जॉइंट के ऊपर आपको लगाना है बैंडेज, तो अभी भी आपको दिक्कत आ जाएगी कि जैसे जॉइंट्स तो होते हैं मूवमेंट के लिए, ओके, कोई भी जॉइंट हो, जैसे हाथ के लिए हो या पैर में। जैसे मैं ये बैंडेज आपको बताया कि फिंगर के लिए, हाथ में बताया आपको देखने के लिए, लेकिन अगर पैर में भी उंगली को अगर भी अगर ऊंड है यानी जख्म है तो भी लगाने का आपका तरीका इसी प्रकार रहेगा। यानी सबसे पहले आपका बेस बनेगा और उसके बाद आप इस प्रकार उंगली को कवर कर सकते हो। सेकेंडली पांव की उंगलियां बहुत छोटी होती है, तो बहुत ही संभल के आपको कवर करना है और उस समय आपको ये जो बेस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सॉक्स वगैरह, शूज वगैरह वेयर कर सकते हो। अभी हम लोग जाएंगे ज्वाइंट के ऊपर, तो हाथ में मैं बताती हूँ। ज्वाइंट में अगर ये बैंडेज में रोलर बैंडेज अगर सिर्फ राउंड लेते हुए अगर लगाती जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, इसकी हाथ की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्रॉस, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस बैंडेज, यानी नंबर 8 जैसे ये बैंडेज बन जाएगा। तो एग्जैक्टली शुरू करते वक्त इस बैंडेज को हम लोग रखेंगे एग्जैक्टली ज्वाइंट के ऊपर। बिल्कुल हाथ को सीधा रखना है, पेशेंट का जो भी ये है एल्बो को लगाना है बराबर। यहाँ पर मैं ज्यादा टाइट भी नहीं, ज्यादा लूज भी नहीं, इसी प्रकार 3 या 4 टर्न्स लूंगी। फिर आपको क्या करना है, इस बैंडेज को लगाते वक्त आपको क्रॉस करना है। क्रॉस यानी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आप जाओगे, एक साइड पे, ऊपर से दूसरे कॉर्नर में एक आके फिर आपको जाना है नीचे, यानी क्रॉस लगाना है। जैसे मेरा हाथ घूम रहा है, फिर अगर नीचे आने के बाद दूसरे एंड पे जाना है, फिर आपको ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर जाने के बाद अगेन आपको दूसरी एंड पे आके ऊपर की साइड पे ही क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो इस प्रकार हम लोग ये क्रॉस टर्न्स देते हैं। अगेन नीचे से आप जाओगे ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से अगेन दूसरे एंड पे आके अगेन नीचे की तरफ। तो इस प्रकार ये टर्न सारे बैठ जाते। लास्टली आपको पता है कि हर जगह पे हम लोग कट एंड द नॉट लगाते। अभी ये जो बैंडेज है आपको दिख रहा है कि जैसे कि क्रॉस है, सारे इसके टर्न्स मैंने क्रॉस में लिए हुए हैं। अभी आप देख पाओगे कि इस प्रकार लगाने के बाद अच्छी तरह से इसकी हलचल हो जाती है। यस, आप देखोगे कि इस प्रकार हलचल आराम से कर पाएंगे पेशेंट, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, जॉइंट पे क्रॉस करते हुए इस बैंडेज को लगाया है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, दैट इज द स्पाइरल बैंडेज। स्पाइरल बैंडेज लगाते वक्त आपको पता है कि दो ज्वाइंट की बीच वाली जो जगह होती है वहां पे हम लोग ये बैंडेज लगाते हैं। जैसे कि हाथ में यहाँ से यहाँ तक है दो ज्वाइंट, यानी ऊपर की तरफ है, तो ये बैंडेज हम लोग नैरो सेक्शन से लेके ब्रॉड सेक्शन तक लगाते जाएंगे। जैसे ऊपर से लेके नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि ये बैंडेज पूरी तरह फिसल जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया, उसी प्रकार आपको बेस बनाना है। ये बेस बनाने के बाद आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर चले जाना है। तो जैसे पहला टर्न है उसका 3/4 पार्ट कवर होना चाहिए सेकेंड राउंड में। तो इस प्रकार आपका ये बैंडेज रहेगा। अगेन टर्न लेते हुए आपको जाना है ऊपर, फिर जैसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगेन हम लोग जाएंगे ऊपर ऊपर। तो ये बैंडेज में कोई भी बीच में गैप नहीं दिखनी चाहिए, ये आपको ख्याल रखना है। जैसे कि ऊपर आप जा रहे हो, अगेन बीच में जैसे हाथ की आपकी ये चेंज हो जाती है शेप, पहले तो छोटा पतला है, अगेन ब्रॉड ब्रॉड होती जाएगा। उस प्रकार 2-4 टर्न्स के बाद आपको ट्विस्ट करते हुए आगे चले जाना है। कई बार मैंने बीच में मोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए इस बैंडेज को आगे ले जा रही हूँ। इसी प्रकार लास्ट में हम लोग लगाएंगे कट एंड द नॉट। अभी तो फिलहाल मैं कुछ कट नहीं कर रही हूँ। तो आपका ये बैंडेज इसी प्रकार सिंपल स्पाइरल का दिख जाएगा। तो कोई भी बीच में गैप
नहीं होनी चाहिए। एक के ऊपर दूसरा टर्न, दूसरे के ऊपर तीसरा लेते हुए हम लोग इस हाथ को इस प्रकार कवर करेंगे। तो इसको कहते हैं सिंपल स्पाइरल बैंडेज। पप्पाची आहे ना ती कन्वर्ट केलेली। अभी जो अपने अलग अलग टाइप के बैंडेजेस देखे, फिर अभी लास्ट हम लोग पार्ट में 5 मिनट की हम लोग एक क्विक फिल्म देखेंगे, जिसमें आप देखो मतलब आपको पता चलेगा कि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आया हुआ है तो उसके लिए फर्स्ट एडर के बेसिक एथिक्स क्या होने चाहिए। Here, use this to put the glass in. I can help. ये यहाँ पे क्या बताया गया, फर्स्ट एडर ने सबसे पहले उसको परमिशन पूछी है, कैन आई हेल्प। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे ट्रेन फर्स्ट एडर अपोजिट सेक्स के लिए अगर हेल्प करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एडर ने पेशेंट के लिए उसकी परमिशन पूछनी बहुत जरूरी है, मे आई हेल्प यू, राइट। फिर आगे चल के आपको इन्फॉर्म करना है पेशेंट को कि मैं खुद ट्रेन फर्स्ट एडर हूँ। जब तक आप ये बात नहीं कहते तब तक पेशेंट को आपके इसमें विश्वास नहीं आएगा कि ये आई एम इन राइट हैंड, राइट, मतलब मैं सेफ हैंड्स में हूँ। ओके, तो इसके लिए आपको खुद को बोलना पड़ेगा कि यस मैं ट्रेन फर्स्ट एडर हूँ, मैं जानता हूँ कैसे किस प्रकार, मतलब यू हैव टू टेल हर द पेशेंट कि यू नो द प्रॉपर स्टेप्स फॉर डूइंग प्रॉपर फर्स्ट एड। इसके लिए परमिशन पूछना और उनको पेशेंट को बताना कि मैं ट्रेन फर्स्ट एडर हूँ, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक इतना अगर आप बताओगे ना कि मैं ट्रेन फर्स्ट एडर हूँ तो डेफिनेटली आप जो कहने वाले हो, जो पेशेंट को सलाह देने वाले हो या तो जो पेशेंट को करना है, ये सारी बातें पेशेंट आपकी मानना शुरू करेगा। अदरवाइज ये पेशेंट पहले ही पैनिक सिचुएशन में रहता है तो ये आपकी बातें कैसे मानने वाला है, राइट। तो ये दो चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पहले पेशेंट अगर ब्लीडिंग का आया तो उसको पहले कुर्सी में शांति से बिठाओ और उसको तुरंत परमिशन पूछो एंड जस्ट टेल द पेशेंट दैट आई एम अ ट्रेन फर्स्ट एडर। आगे देखो क्या करना है। Okay, just put pressure on it. Please get me the first aid kit and call EMS. फर्स्ट एडर ने क्या बताया, पेशेंट को खुद ना खुद बताया कि आपके हाथों से डायरेक्ट प्रेशर देके रखना है, डायरेक्टली प्रेशर दे दो। मतलब ये फर्स्ट एडर ने कहा इसके लिए पेशेंट जरूर मानने वाला है। अदरवाइज हाथ में अगर इतनी बड़ी ब्लीडिंग है, इतनी बड़ी इंजुरी है तो उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर देने के लिए कोई इमीडिएटली तैयार नहीं होने वाला। तो इसके लिए फर्स्ट एडर ने ये कहना बहुत जरूरी है। और फर्स्ट एडर ऐसे वाले ब्लीडिंग के पेशेंट को डायरेक्टली छू भी नहीं रहा है। फर्स्ट एडर ने क्या कहा था, गो एंड गेट अ फर्स्ट एड किट। जब तक फर्स्ट एड किट हाथ में नहीं आता और डिस्पोजेबल ग्लव्स वेयर नहीं करते तब तक के लिए फर्स्ट एडर डेफिनेटली ये ब्लीडिंग वाले पेशेंट को हाथ नहीं लगाएंगे। आगे चल के देखते हैं। Bleeding occurs when blood vessels found throughout the body are damaged. Heavy bleeding is likely if a large blood vessel is involved. अभी देखो इसमें क्लियर कट है, दिखाया हुआ है कि दो शुद्ध रक्तवाहिनी और अशुद्ध रक्तवाहिनी, राइट, मतलब ऑक्सीडेटेड ब्लड और वेन एंड आर्टरी। अभी फर्स्ट एडर को ये भी पता होना चाहिए कि अपने बॉडी में हम लोग कहेंगे 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। नंबर 1 मतलब कैपिलरीज विच आर वेरी माइन्यूट एंड दे जस्ट लाई बीनेथ योर स्किन, स्किन के नीचे रहते हैं। फिर वेन्स जो आप बिल्कुल स्किन से बिल्कुल विजिबल होते हैं, जो ग्रीन कलर के दिखते हैं।
या तो आप कह सकते हैं जिसमें हम लोग आईवी सलाइन डालते हैं, राइट, उनको वेन्स कहते हैं। और आर्टरीज दे आर सिचुएटेड डीप इनसाइड योर बॉडी, राइट। आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी देखिए कि आर्टरी को मार लगा है या वेन को मार लगा है या कैपिलरीज को मार लगा, वो कैसे डिसाइड करते हैं? अगर सिंपल उंगली को कट हुआ तो हल्का सा ब्लड निकल आता है, और फिर जब आप 2 से 3 मिनट तक उसको दबा के रखते हो, एलिवेट करके रखते हो, तो ये ब्लीडिंग तत्काल बंद हो जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज ऑकरिंग फ्रॉम कैपिलरीज। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर आर्टरी कट गई तो देखो आर्टरीज दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट, राइट। तो नेचुरली जो ब्लड आर्टरी में से फ्लो हो रहा है इट विल बी अंडर हाई प्रेशर। तो अगर आर्टरी को, नंबर 1, ये तो बहुत डीपली सिचुएटेड इनसाइड योर बॉडी, तो इतना गहरा घाव है जिसकी वजह से आर्टरी फूट गई, लेकिन आर्टरी को इंजरी हुई तो ये ब्लड फाउंटेन जैसे बाहर गिरने वाला है। मतलब ब्लड इट विल कम आउट विथ लॉट ऑफ प्रेशर। वेन से अगर ब्लीडिंग हो रहा है, वेन मतलब जो बाहर बिल्कुल हम लोग जहाँ पे आईवी लगाते हैं, वेन से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उतना भी ये ब्लीडिंग डेफिनेटली ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन इट इज ऑलवेज अंडर नॉर्मल प्रेशर। जैसे दूर फेंका जाएगा नहीं, लेकिन बहुत सारा एक ही प्रेशर से ब्लड बाहर निकल आता है। तो ये प्रेशर से हम लोग तुरंत पहचान सकते हैं ये आर्टरी से ब्लीडिंग आ रहा है या वेन से। अब ये पिक्चर में इट इज वेरी वेल शोन इन दिस पिक्चर एंड यू विल गेट टू नो कि आर्टेरियल ब्लीडिंग कैसे होता है और वेन का ब्लीडिंग कैसे होता है। Arterial bleeding is bright red and can often spurt from a wound. जोर से प्रेशर It can be difficult to control due to the pressure created by the heart's contractions. If blood is dark red and flowing steadily, ये वाला कंटिन्यूअस ब्लड बाहर निकल आ रहा है, कंटिन्यूअस, राइट, बट इट इज नॉट कमिंग आउट विद द फोर्स, एंड दैट टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज ऑलवेज बी सस्पेक्टेड फ्रॉम ब्लीडिंग कमिंग फ्रॉम वेन। वेन से ब्लड आने ब्लीडिंग हो रहा है। Secondly, it is likely coming from a damaged vein. Clot-forming fibers naturally collect at a wound site to try and stop bleeding. Yes. But heavy अभी bleeding तो can अपने यहाँ पे overwhelm. 3 प्रकार के ब्लड में सेल्स होते हैं। आरबीसी, लाल रक्तपेशी, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्तपेशी, और प्लेटलेट्स। अभी देखो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? ऑक्सीजन जो हम लोग नाक से इनहेल करते हैं, इट गेट अटैच्ड टू द हीमोग्लोबिन पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, और इसी के कारण सभी जगह ऑक्सीजन का सप्लाई हो सकता है। फिर डब्ल्यूबीसी ये अपने सैनिक है, कोई भी जर्म्स अंदर प्रवेश करे तो उनको फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसी का काम है, फाइट करना और नष्ट करना। फिर प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट जैसे मतलब प्लेटलेट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। दिस इज हाउ द क्लॉट इज फॉर्म्ड, राइट। ये क्लॉट फॉर्मेशन, आपने प्लेटलेट का नाम तो डेफिनेटली एग्रेसिवली सुना होगा, जैसे कि किसी को डेंगू या मलेरिया होता है तो हम वी ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन प्लेटलेट काउंट। अगर डेंगू में प्लेटलेट कम हुआ तो क्या होगा? देखो ये क्लॉट फॉर्म नहीं हुआ होगा, इनफैक्ट ब्लीडिंग, मोर ब्लीडिंग विल ऑकर इन इवन मेजर ऑर्गन्स, और यही उसकी सीरियस बात होती है। तो इसके लिए प्लेटलेट्स का काम क्या है? इसी तरह क्लॉट फॉर्म होना, राइट। तो ये क्लॉट फॉर्मेशन का काम इसी तरह प्लेटलेट कर देती है, और आगे ये ब्लीडिंग, बहता हुआ ब्लड ये रुक जाता है। Hold this and prevent clotting from occurring. Bleeding reduces the amount of oxygen that can be delivered to the body. If heavy or uncontrolled, bleeding can quickly become life-threatening. Pressure applied directly to a bleeding site until bleeding stops is the standard method for controlling external bleeding. Activate EMS immediately for any heavy bleeding. Bleeding exposes you, the provider, to potentially infectious body fluids. Always use disposable gloves as a barrier to protect both you. कि कभी भी अगर ब्लीडिंग को कंट्रोल करना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करोगे? ग्लव्स डालना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली ओपन वुंड को कोई फर्स्ट एडर हाथ नहीं लगाता। And the injured person.
and the injured person. When gloves are not available, an improvised barrier, such as a plastic bag, बैग का उपयोग करके ग्लव्स मतलब बैरियर करके उसका उपयोग किया गया है, and then you can directly help out the patient. can be used. Using a clean, absorbent pad for dressing, apply firm pressure with your fingers or palm directly on the point of bleeding. If a pad is not available, you can apply direct pressure with just your gloved hand. If blood soaks through the pad, apply another pad, leaving the initial pad in बहुत ही place. इम्पोर्टेंट बात आपको मालूम होनी जरूरी है. अगर ये एक आध कोई पेशेंट को यहाँ पे बहुत बड़ी इंजरी हुई है, बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, मेरे हाथ में इतना बड़ा गॉस पीस है, उसके ऊपर रखा, दबाया, एलिवेट किया, लेकिन इससे ब्लीडिंग तो कंट्रोल नहीं हो रहा है. इसमें ये पहला वाला जो गॉस पीस मैंने लगाया, ये पूरी तरह ब्लड से स्टेन हुआ. फिर मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर दूसरा वाला गॉस पीस रखूंगी और फिर वापस एलिवेट करके दबा के रखूंगी. अगर वो भी सेकेंड गॉस पीस ब्लड स्टेन हुआ तो उसके ऊपर वापस मैं तीसरा लगाऊंगी, दबाऊंगी और एलिवेट करके रखूंगी. पहले दूसरा और तीसरा लेयर, ऊपर वाले 2 लेयर में निकाल के बाजू में रखूंगी और फ्रेश गॉस पीस इसके ऊपर रख सकती हूँ. लेकिन जो पहला वाला स्किन टच वाला जो गॉस पीस है, वो मैं तुरंत निकालने वाली नहीं हूँ जब तक ब्लड पूरी तरह स्टॉप नहीं होता. इसका कारण एकदम सिंपल है. जैसे मैंने ये गॉस पीस पहला रखा है, ऊपर के 2 तो निकाल दिए, लेकिन ये गॉस पीस अगर निकालने के लिए मैं जाऊं तो जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है, बन रहा है, ये ऊपर का गॉस पीस निकालते समय ये क्लॉट आराम से फिसल जाएगा और ये फिसल जाने पर वापस फ्रेश ब्लीडिंग चालू हो सकता है. तो अगर इन केस ऑफ हेवी ब्लीडिंग सिर्फ आपको क्या करना है, एक के ऊपर एक लगाते जाओ गॉस पीस, लेकिन पहला स्किन वाला गॉस पीस जो है ये तभी निकालेंगे जब भी पूरी तरह ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता. Reapply pressure. Once bleeding stops, maintain pressure. Bleeding may restart if pressure is released. A pressure bandage can be used to maintain ongoing pressure and free you to do other things. Wrap a roller gauze or elastic bandage firmly around the injury to hold the dressing in place. Wrap with enough pressure to take over bleeding control. Avoid wrapping the bandage so tightly that the skin beyond the bandage becomes cool to the touch, bluish or numb. Make sure a finger can be slipped under the bandage. ये आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट एथिकल पार्ट है कि जब भी आप ये बैंडेज टाई करोगे तो ये बैंडेज शुड नॉट बी वेरी मच टाइट, नीदर इट शुड नॉट बी लूज. अभी ये देखने के लिए क्या करोगे, बैंडेज टाई करने के बाद एक उंगली नीचे से बैंडेज के नीचे से जा रही है कि नहीं, ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है. और ये बात आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे इंजुरी हुई है, इंजुरी के कारण क्या हो जाएगा, वहां पे बड़ी सूजन आएगी. आपने तो सही बैंडेज टाई किया है, लेकिन सूजन आने के कारण ये नॉर्मल जो बैंडेज टाई किया है, इट कैन बिकम टू मच टाइट ऑन इट्स ओन. फिर बाद में जाके क्या हो जाएगा, ये आगे वाले हाथ को ब्लड सप्लाई बंद हो सकता है. जो हमेशा नेल्स पिंक होने चाहिए, ये ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने के कारण ये उंगलियां मतलब नाखून ये ब्लूइश ब्लैक हो जाएंगे. और फिर ये मतलब ये और कुछ ज्यादा समय के लिए ऐसे ही रहा तो शायद ये हाथ भी काटना पड़ सकता है. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये नोट पेशेंट को आपको देना है कि यू हैव टू वॉच द कलर ऑफ द नेल्स. अगर थोड़ी भी ब्लूइश ब्लैक टिंज दिखाई दे तो ये बैंडेज आपको वापस रीटाई करना है, राइट. तो ये सारी चीजें आपको ब्लीडिंग के वक्त आपको मतलब बैंडेजिंग के वक्त ये सारी चीजें आपको मालूम होनी बहुत जरूरी है. सो हियर विल स्टॉप आवर लेक्चर फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. कोई क्वेश्चंस किसी को पूछना है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन. Yes, किन्हीं को भी मैम से सवाल करना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज. हेलो.
हेलो नदीम साहब। यस मैम। हाँ मैम आयशा सवाल करना चाहती है मैम। हाँ हाँ, जरूर जरूर। यस आयशा, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकती हैं आप। हेलो, हेलो, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मैम। मुझे एक बात पूछनी थी। ये हाँ जो आपने एक हैंडबुक का बताया कि वो है और उससे आपको अगर आप बात भूल रहे हो तो मैम मैं ये जानना चाह रही थी, कंफर्म करना चाह रही थी कि उसकी पीडीएफ मिल सकती है, वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है? सॉफ्ट कॉपी नहीं है ये, एक्चुअली इस तरह का बुक ही मेरे पास अवेलेबल है और ये इट्स एब्सोल्युटली रेडी टू यूज। मतलब कभी भी लगे तो यू जस्ट कैन गो थ्रू इट, फाइंड आउट द प्रॉब्लम व्हिच यू आर फेसिंग, रीड इट। इट इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। तो तुरंत आपको जगह पे फर्स्ट एड क्या देना है ये आपको मिल जाएगा। तो ओके इसकी सॉफ्ट कॉपी और ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन यू कैन गेट इट इफ यू कैन मेल मी कि हाउ मच क्वांटिटी यू रिक्वायर, तो मैं डेफिनेटली आपको दे सकती हूँ। ओके मैम, ओके आपको मैम। चार्जेबल, लेकिन इतना ये भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। लेकिन आप अगर इकट्ठा कुछ किसी को चाहिए तो डेफिनेटली आई कैन कुरियर इट टू योर एड्रेस। ओके मैम, सो कैन आई हैव योर मेल आईडी प्लीज मैम? ईमेल एड्रेस यस सर आपको शायद दे देंगे ईमेल एड्रेस। ओके मैम, वो आपको फारूक सर से मिल ओके जाएगा। मैम, ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन सर? मैम मेरा एक सवाल है। हाँ मैम सवाल मेरा आज के सेशन से नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि गल ब्लैडर में स्टोन तो आजकल नॉर्मल बात हो गई है मैम। हाँ जी, तो मेरे एक रिलेटिव का मैम ऑपरेशन हुआ, तो उन्होंने मैम मतलब कि हमसे पूछ रहे थे वो कि वो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो उनको रोज रोज स्टेयर करके उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है मैम। तो उनको इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मैम, उनको चढ़ने इससे और बचना उतरने में, चाहिए। चढ़ने और उतरने के कारण। मैम उनका ऑपरेशन हुआ है। हाँ ऑपरेशन हुआ जी है, जी कितने दिन मैम, हो जी गए? मैम। हेलो, मैम उनको 1 वीक हुआ होगा मैम, 1 वीक। 1 वीक हुआ है, अच्छा। तो 1 वीक में जी मैम। किस प्रकार का ऑपरेशन किया है उनका? मैम वो लेप्रोस्कोपी था। लैप्रोस्कोपी जी, करके, लेप्रोस्कोपी। जी एंडोस्कोपी करके किया है, जी जी मैम। स्कोप डाल के किया है ना? तो एक्चुअली स्कोप जी डाल मैम, के जी मैम। करने पर अगर 8 दिन हो गए तो हम मेरे हिसाब से अगर 10 दिन के बाद वो ऊपर नीचे करेंगे तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि बेसिकली स्कोपी ऑपरेशन इसके लिए ज्यादा मेजर इंसिजन या तो चांसेस फॉर इन्फेक्शन और ये सब बहुत कम रहता है। तो एक्चुअली उनको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर 8 दिन हो गए हैं तो एक आध 2 फ्लोर वो चढ़ के ऊपर आ सकते हैं अगर उनकी ताकत है तो। मतलब अगर उनको वीकनेस वगैरह फील हो रहा है या तो और कुछ अलाइनमेंट है जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो डेफिनेटली उनको रेस्ट की जरूरत है। और भी अदरवाइज इफ इज फिट एंड फाइन तो एंडोस्कोपी करके अगर ये ऑपरेशन किया होगा तो इसमें ज्यादा दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं है। जी मैम, वो बोल रहे थे मैम कि उनको कमजोरी तो नहीं लगता है मैम। लेकिन एज कितना है, उम्र जी। कितना है उनका? अप्रोक्स 45 to 50 होगा मैम। बाकी कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोई बीमारी नहीं है? नहीं मैम, असल में पूछना पड़ेगा मैम, हाँ ये वही तो ना, पता मतलब नहीं अगर मुझे। ये कोई है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अदरवाइज वी डोंट एक्सपेक्ट कि 8 दिन होने के बाद, 8-10 दिन होने के बाद अगर पेशेंट मोबिलाइज किया हुआ है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम।